धन्यवाद। तो हम लोग कार्यक्रम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ खास साथी भी अपने अपने स्तर पर मेरे को फोन करके बता रहे हैं कि साहब आएंगे। तो साथियों, मैं ऐसे कार्यक्रम हर यही बात मैं कहना चाह रहा था, क्योंकि अभी मनुवादी लोग इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं कि अभी राम मंदिर के उद्घाटन के लिए घर घर लोग पर्चे ले लेकर के आ रहे हैं, चंदा भी ले रहे हैं और धन बटोर रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि उनका संघ बन गया है। आज हमारा संघ कमजोर होने के कारण हम जूम की मीटिंग का जो पैसा होता है मंथली, जो साहब बोल रहे थे 13-14 हजार 15 हजार महीने का देना पड़ता है, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। तो उसका मुख्य कारण है कि हमारे बहुजन समाज के लोगों को हम तैयार नहीं कर पा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि हम कम से कम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को हमें जोड़ना पड़ेगा। उसके लिए अथक प्रयास जारी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय में ऐसी हालात में बहुत ही बड़ा संकल्प और संघर्ष कर रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण भी वो रात दिन अपने दौरे करते हुए हम लोग को तैयार कर रहे हैं और हमें तैयार होना चाहिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। आज के हमारे मुख्य वक्ताओं में छत्तीसगढ़ रायपुर से आदरणीय विजय बौद्ध साहब अपनी बात रख रहे थे। और हमारे 14 जनवरी का जो रायपुर में एक दिवसीय आवश्यक मीटिंग है, उसके मुख्य अतिथि आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब रहेंगे। और उनके आतिथ्य में छत्तीसगढ़ का एक आवश्यक मीटिंग सफल होने जा रहा है, इस पर अपनी बात रख रहे थे आदरणीय विजय बौद्ध साहब। बहुत बहुत साधुवाद, आभार है। नमो बुद्धाय, जय भीम के साथ मैं आदरणीय पुनः बुलाना चाहूँगा हमारे मुख्य वक्ता के साथ। वक्तागणों में मैं महाराष्ट्र की धरती से पुनः यदि जुड़े हों हमारे बड़वने साहब, यदि उनको कॉल कर लिए हों, तो ईश्वर कड़वे जी को मैं पुनः आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपने महाराष्ट्र में होने वाले एक दिवसीय बैठक को आप अपनी बात रखेंगे। चलिए, मैं चाहूंगा कि शायद वे किसी तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं, या फिर कोई भी व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। तो हम मुख्य वक्ता के रूप में भी हमारे महाराष्ट्र से ही अभी हमारे आदरणीय सुधोधन बड़वने साहब हाँ, जुड़े हमारे हैं बीच में हैं। और कड़वे जी भी जुड़े हैं। अच्छा, दोनों जुड़ गए। तो हाँ, तो मैं आदरणीय कड़वे साहब को बोलूंगा सबसे पहले अपनी बात रख ले। हाँ, बोल दीजिए ना, अगर आपको दिख रहे हैं उसमें जुड़े हैं। अच्छा, तो आदरणीय कड़वे साहब, ये आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करते हुए 13 जनवरी के जो कार्यक्रम है, आवश्यक बैठक है, उसकी तैयारी के संबंध में आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय ईश्वर कड़वे सर, नागपुर से। सर माइक ओपन कर ले, माइक खोलते हुए अपनी बात रखें। जुड़ गए क्या सर? हेलो, अभी आ रही है हाँ आवाज? जी, हाँ जी जी, आ रही है, बिल्कुल स्वागत है हाँ सर, हाँ। आइए। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। और आज जो अपने ऑनलाइन मीटिंग रखे हैं 13 तारीख के प्रोग्राम के, जो नागपुर में होने जा रहा है, और जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय साहब एड्रेस करने वाले हैं। तो साहब ने जो डायरेक्शन दिए हैं, उस डायरेक्शन से हमने कर लिया है। एक बिहार है जिसमें हमने हमेशा प्रोग्राम होते रहते, वो चंद्रमणि नगर सिटी में ही है। वो सिटी, तो बिहार चंद्रमणि नगर का बिहार हमने बुक कर लिया है। और जो भी बाहर के जो महाराष्ट्र स्टेट के लोग हैं, तो महाराष्ट्र स्टेट के लोगों से परामर्श करके, कॉन्टेक्ट करके ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ये हमारी कोशिश चल रही है। और कार्यकर्ता और
नागपुर शहर में जो भी हमारे आरबीएम से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जिन्हें नए पुराने जो थोड़े स्टॉप हुए हैं, वो सभी को बुलाने का हमारा प्रयास चल रहा है। तो मीटिंग तो होगी और अच्छी तरह से मीटिंग होगी, क्योंकि ये मीटिंग तो जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है नागपुर में 12, 13, 14 अक्टूबर, तो उसका एक ढांचा तैयार करना है और किस तरीके से बनाएंगे उसका प्लानिंग तैयार करना है। तो ये टू एंड फ्रो मीटिंग रहेगी, कुछ साहब भी बताएंगे और कुछ सजेशंस हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो भी सजेशन देंगे। तो इस तरीके से वो टू एंड फ्रो मीटिंग होगी। तो उसमें से जो भी जो बातें निकल के आएगी और किस तरीके से 12, 13, 14 का अक्टूबर का जो राष्ट्रीय अधिवेशन है और धम्म दीक्षा का प्रोग्राम है, वो किस तरीके से सुचारू ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कामयाब कैसा होए, इसकी हमारी कोशिश रहेगी। वैसे भी 12, 13, 14 अक्टूबर को नागपुर में लाखों लोग आते हैं, लेकिन वो आते हैं चले जाते हैं, लेकिन धम्म दीक्षा का जो प्रोग्राम है और हमारी जो आइडियोलॉजी है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, वो उन लोगों तक, लाखों लोगों तक पहुंचे। ये भी एक हमारा उसमें एक प्रयास रहेगा, ताकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या काम करने जा रही है ये पूरे देश में पहुंचे। वैसे भी हम 25-26 स्टेट से जुड़े हुए हैं और और वहाँ हमारे कार्यकर्ता या तो हमारे एक्टिविस्ट, अध्यक्ष उपाध्यक्ष वगैरह वो एक्टिव कार्यरत है। महाराष्ट्र में भी काम चालू है। तो 13 तारीख की जो तैयारी है वो संक्षिप्त में, बहुत बड़ी मीटिंग नहीं है, तो छोटी सी एक छोटे खानी मीटिंग है। तो भारतीय साहब हमको एड्रेस करेंगे और कार्यकर्ता भी उनसे बात करेंगे और ये टू एंड फ्रो मीटिंग रहेगी। बस इस संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, वेरी वेरी थैंक यू सर, बहुत बहुत साधुवाद। आपने ये जो आगामी 13 जनवरी को जो नागपुर में एक दिवसीय जो बैठक होने जा रही है, जिसको एड्रेस करेंगे हमारे रिस्पेक्टेड संस्थापक अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब। और आपने बहुत बड़ी बात यह कही है कि इस वर्ष का जो 2024 का जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो महाराष्ट्र की नागपुर की धरती में जो होने जा रहा है, उसकी एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि 13 जनवरी। तो बिल्कुल कोई डाउट नहीं है कि आने वाला जो हमारा 12, 13, 14 अक्टूबर का 3 दिवसीय जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा, धम्म दीक्षा का प्रोग्राम होगा। और आपने बताया कि जो क्योंकि नागपुर में लाखों लाखों लोग विजयदशमी के दिन वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो पूरे देश और दुनिया में ये संदेश जाना चाहिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पूरे देश की ही नहीं, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये अपनी बड़े पैमाने पे काम करने जा रही है। जो वैचारिक क्रांति है, जो धम्म का कारवां है, वो बढ़ने जा रहा है। तो बहुत बहुत साधुवाद। निसंदेह 13 जनवरी का कार्यक्रम सफल होगा, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि धर्म प्रकाश भारती साहब के नेतृत्व में। मैं तो बड़ों ने बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, शुद्धोधन बड़ों ने मैं ज्वाइन हुआ हूँ। हाँ हाँ, तो चलिए, मैं पुनः आभार करते हुए ईश्वर कड़वे सर का कि आपने अपनी बात रखी। अब मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि हमारा वेबिनार का लिंक 40 मिनट में पुनः समाप्त हो जाएगा। तो हमें मुख्य वक्ताओं की बात लेने के बाद हमें अध्यक्षीय प्रबोधन मार्गदर्शन लेना है। तो मैं चलता हूँ आगे, और महाराष्ट्र नागपुर से ही हमारे माननीय सुधोधन बड़ौने साहब को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आएं और आगामी तैयारी पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय सुधोधन बड़ौने साहब, मोस्ट वेलकम सर। जी जी, मेरी आवाज आ रही सर? जी जी, आ रही सर, प्लीज कंटिन्यू। मैं क्योंकि रिमोट में हूँ, जहाँ इंटरनेट मिलता है वहां मैं घूमते घूमते यहाँ तक आ गया। तो ठीक है, आप सभी लोगों को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और जिन जिन महापुरुषों ने समाज उत्थान के लिए काम किया, उन सबको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। आज का इस वेबिनार में हमारे नागपुर में जो 13 तारीख को एक चिंतन बैठक होने जा रही है, कॉर्नर बैठक, उसके लिए हमें गाइड करने के लिए विशेषतः राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक
अध्यक्ष माननीय धम्म प्रकाश भारती सर आ रहे हैं। एक्चुअली ट्रेन से बहुत लेट है ऐसा हमें पता चला, तो वो 13 के बजाय 12 को ही यहाँ आ जाएंगे। तो ठीक है, हम 13 का जो व्यवस्था किया था उसके बजाय 12 का भी रिक्वेस्ट करके साहब की व्यवस्था हो जाएगी। विशेषताएं यह है कि यहाँ पे 12, 13 और 14 को एक धम्म दीक्षा समारोह, रैली और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संस्थापक दिन जो हम हर साल करते हैं वो दिन करना है। उसके लिए कम से कम 50,000 लोग या 1 लाख लोग आ सकते हैं, ऐसी जगह देखना है। और एक्चुअली साहब के साथ में जब बात किया था तो वो बोले 3 किलोमीटर के दायरे में ऐसी जगह होना चाहिए। ऐसी जगह 3 किलोमीटर के दायरे में नहीं है। दीक्षा भूमि से अगर आप कहीं कोई भी डायरेक्शन में अगर आप गिनो तो 10 किलोमीटर के अंतराल में या 15 किलोमीटर के अंतराल में बाद में फिर खेत चालू होते हैं और जगह मिलती है। अंदर में जो 3-4 किलोमीटर के दायरे में है तो 2-3 स्पॉट मैंने देख के रखा है, हमने बातचीत भी किया है हमारे यूनिट से। वो एक है इंदौरा के पास में बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पे हर बड़े बड़े कार्यक्रम होते रहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के भी बहुत बड़े कार्यक्रम वहाँ पे हो चुके हैं इसके पहले। और उसके बाद में बेजन बाग में भी कार्यक्रम है, अपना जगह है पर वो थोड़ा छोटी जगह है। उसके बाद में हमने देखा है कि एक उल्टे खाना के सामने एक बहुत बड़ा मैदान है, वो भी उससे थोड़ा छोटा है। और एक भारतीय बौद्ध महासभा नहीं, भारतीय बौद्ध परिषद करके है, उसकी भी एक जगह है। वो भी हम ये चारों जगह में हो सके तो साहब को दिखा दूंगा। और वो अगर नहीं होता है तो नागपुर से कम 10 से 12 किलोमीटर पर मेरे एक दोस्त का खेत है, वो खेत में अगर भी कर सकते हैं तो फिर उससे सब परमिशन लेके अपन नागपुर के बाहर में भी कर सकते हैं। पर नागपुर के बाहर में करेंगे तो लोगों का आने जाने का थोड़ा दिक्कत हो जाएंगे। और ये जो 2-3 स्पॉट मैंने पहले बोल चुका हूँ, वो स्पॉट में अपना बरडी का मेन स्टेशन है, वहां से सभी स्पॉट नजीक है, 3-4 किलोमीटर के दायरे में है। उसी तरह 12 तारीख को धम्म दीक्षा लेना है, इसलिए मैंने बहुत से लोगों से चर्चा भी किया है। ये हमारे नागपुर में एक राठौड़ सर ITI के प्रिंसिपल रह चुके हैं, अभी निवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने वो हर साल बंजारा समाज जो होता है वो बंजारा समाज के लोगों को 50-100 लोगों को धम्म दीक्षा दे रहे हैं। और उनको भंते जी के मार्फत 22 प्रतिज्ञा और धम्म दीक्षा देकर उनको प्रमाण पत्र भी दे रहे हैं। उसी तरह उसी इस पर हिसाब से हम जितने भी लोग आएंगे पूरे हमारे भारतवर्ष से, साहब का कहना है कि कम से कम 50 से 1 लाख लोग आ सकते हैं। कोई बात नहीं, तो उनका उस हिसाब से अपने को करना पड़ेगा, पर पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि कितने लोग आ रहे हैं। और उतने उनका पहले फॉर्म भर के उनका नंबर निकाल के, नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल के अपने को उसकी तैयारी करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि बीच में से जो भी इन्हें ग्राउंड बताया है वो ग्राउंड में खाली 10,000 लोगों तक ही सीमित अपने को वहाँ लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। उससे अगर ज्यादा करना है तो फिर अपने को ट्रांसपोर्टेशन का भी सवाल उठेगा। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ बाकी सभी चीजों का सवाल उठेगा। तो वो सब बातचीत करने के लिए सर आ रहे हैं। सर को ये वो सब मीटिंग में स्पॉट बात में दिखा करेंगे, दूंगा। ये जी सब मीटिंग में बात करेंगे। हाँ हाँ, नहीं वही मीटिंग में तो बात करेंगे ही, तो थोड़ा समय आपको भी नहीं ये देना चाह रहा हूँ। नहीं, तो अभी समय नहीं ना। हाँ ठीक है ना, 13 तारीख की मीटिंग का हमने वो भी ब्यौरा तैयार किया है। और हमारे महाराष्ट्र से 5-6-7 जिले से कांटेक्ट हुआ है, यवतमाल, भंडारा, वाशिम और अकोला, अमरावती, पुणे और बॉम्बे से नासिक। सब लोग कल्याण से आ रहे हैं। उनके साथ में बैठ के हम ये सब बातचीत करेंगे। और 12, 13 और 14 का जो भी कार्यक्रम हमको बीड़ा उठाना है, करना है, वो कार्यक्रम हम सफल बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। बस मैं इतना ही कहता हूँ और रुक जाता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम आज के मुख्य वक्ता और महाराष्ट्र नागपुर से ही माननीय सुधोधन बड़वाने साहब को सुन रहे थे। और उन्होंने 13 तारीख के भी तैयारी के लिए 5-7 जिलों से लगातार कांटेक्ट में है, बातें हो रही हैं।
और आगामी जो दीक्षा भूमि नागपुर में जो कार्यक्रम होगा उसकी व्यापक जो चर्चा है वो फिजिकल मीटिंग के माध्यम से करने की बात आई है। तो बहुत बहुत साधुवाद। मैं अब आगे बढ़ता हूँ क्योंकि समय का अभाव है। और आज के हमारे मुख्य अतिथि और हमारे बीच में हैं, और मुंबई महाराष्ट्र से ही आदरणीय शेषराव धावड़े साहब। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और आज के मुख्य अतिथि के आसन पर बैठे हुए अपनी बात रखेंगे। आदरणीय धावड़े साहब। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। मोस्ट वेलकम सर। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, मुख्य अतिथि मेरे अभी भी भूल के गए हमारे विजय बौद्ध जी, शायद उनका कुछ थोड़ा सा स्पीच आधा अधूरा रह गया होगा, हो सकता है, क्योंकि बीच में इंस्ट्रक्शन आया था। और वक्तागणों में हमारे आसाराम बौद्ध जी ने उनकी इधर की जो छत्तीसगढ़ का जो अभी है अपना ब्यौरा उन्होंने दिया है, और ईश्वर खड़गे जी ने अभी नागपुर से जो बोले हैं, उन्होंने जो जो बातें अभी बताई आपके सामने, तो बाकी की बातें हम अपने पर्सनल मीटिंग में जो है करेंगे ही। तो इस हिसाब से वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। और माननीय शुद्धोधन बड़ौनी जी ने भी अभी अभी आपके सामने अपना ब्यौरा रखा है। उसी तरह हमारे सोनवानी जो है वो तो माहिर है इसमें, संचालन में कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना संचालन का काम बहुत ही अच्छे से किया है और कर रहे हैं। मैंने बहुत दिनों से उनको देख रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। चलो, सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। तो नागपुर में जो कार्यक्रम होने का जो आसार साहब ने हमने हिंट दिया है, प्रथम होगा नहीं होगा बाद में की बात, लेकिन साहब ने हमें हिंट दिया है कि ऐसा कर सकते या करने जाएंगे, उसके बारे में वो डिस्कशन 13 तारीख को आके करेंगे। तो अभी शुद्धोधन बड़ौनी जी 2-3 ग्राउंड भी देख लिए, लेकिन साहब के हिसाब से जितने लाख लोगों को बुलाना है, तो उस हिसाब से वो डिस्कशन 13 तारीख को हम लोग बैठ के करेंगे। यहाँ करना है या नहीं करना है, या करेंगे तो कैसा करेंगे, वो सारी बातें जो मीटिंग में बैठ के 13 तारीख को होगी। इन बिटवीन मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि महाराष्ट्र से अभी मीटिंग के लिए साहब ने जो बोला है, कुछ युवाओं को लाना है, और साथ साथ में जो युवा नहीं है लेकिन युवा जैसा काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को भी बुलाना है, जो जैसे कि मनोवादी आस्था रखते हैं। तो हमारी भी आस्था बुद्ध के ऊपर है, बाबा साहब के ऊपर, महापुरुषों के ऊपर है। उस आस्था के हिसाब से जो रखते हैं कि जो जैसे जिसे कहा जाए कि अपने मिशन के ऊपर जो आस्था रखते हैं, जो हमारे माननीय और घनश्याम साहब की या बाबा साहब की या महापुरुषों की जो मिशन है, उस मिशन पर जो आस्था रखते हैं और जिस तरह से धम्म चलना चाहिए, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो मान्यवर साहब चाहते थे, उस तरह के धम्म चाहिए, वो हिसाब से वो करना जा रहे हैं। उसी हिसाब से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कार्यरत है। और आगे का प्रोग्राम कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कशन 13 तारीख के मीटिंग में करेंगे। और आगे जैसे भी दिशा निर्देश सेंटर से मिलेगा कि हमें करना है या नहीं करना है तो कैसे करना है, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसका सारा ब्यौरा माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें बताएंगे। और फिर उसके ऊपर विचार किया जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। और होना होगा, समझ लो कि भाई ये पहला पर्व, इसका बड़े पैमाने पर करना है, तो इसके बारे में सारे राज्यों से सलाह मशवरा परामर्श किया जाएगा। साहब जैसे जैसे निर्देश देंगे, फिर उस हिसाब से सचिव, महासचिव, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन सारे लोगों की एक बार मीटिंग फिर से, या फिर साहब जैसे जैसे हर राज्यों में जाती है, तो वहाँ वहाँ वो मीटिंग अरेंज करके वो बताएंगे कैसे करना है, क्या नहीं करना है। हम मैं बोलने से कुछ उसका मतलब नहीं निकलेगा, तो हिसाब से वो चर्चा होगी। तो हमारी पूरी तैयारी 13 तारीख की मीटिंग की पूरी तरह हुई है। और अभी कड़बे जी ने जो बताया कि भाई एक बुद्ध विहार है, बुद्ध विहार में वो अरेंज किए है, और अच्छा बुद्ध विहार है, वहाँ हॉल भी बड़ा है। वहाँ जितने लोग आएंगे महाराष्ट्र से या बाहर से भी, कोई महाराष्ट्र के अलावा कोई आते हैं, तो उनका भी स्वागत है। तो वो भी, उनका भी हम अरेंजमेंट करेंगे, खाने का बाकी का जो भी है, उनका चाय नाश्ता जो भी होगा
हमारे यहाँ जो भी बात उससे बनेगी 13 तारीख के लिए, वो हम जरूर करेंगे। इतना बोलते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। हम मुंबई महाराष्ट्र से मैं तो जब भी आदरणीय शेषराव कांगले साहब को देखता हूँ तो मुझे हिट फिट एंड फाइन उनकी जो बॉडी पर्सनालिटी है वो लगती है। और बहुत आपकी आकर्षक पर्सनालिटी है, जो फिटनेस है। मैं अक्सर आपकी ओर आकर्षित होता हूँ जब फिजिकल होता हूँ तो। और आपने बात भी धन्यवाद। बहुत हिट और फिट रखी है। और जो भी बातें होंगी 13 तारीख को महाराष्ट्र नागपुर में आदरणीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष पहुंचेंगे। और उनका अगला पड़ाव छत्तीसगढ़ में 14 तारीख को होगा। तो बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं कि ये हो सके तो जो हिंट मिला है वो हिंट कारगर हो, सक्सेस हो। और जिसे पूरी दुनिया में ऐतिहासिक धरती कहा जाता है, दीक्षा भूमि, अगर ऐसे जगह पे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन होता है तो पूरे देश भर के लिए बहुत ही बड़ा गौरव होगा। और बहुत बड़े पैमाने पर व्यापक रूप से काम करने की तय जरूरत होगी। तो हम सभी इसके साथ कमर कसने को तैयार हैं जब भी कभी कोई निर्णय आता है, कोई भी बातें पारित होती हैं तो चलिए, बहुत बहुत पुनः साधुवाद गांगले साहब को अपनी बात रखने के लिए। और आज धन्यवाद। मैं आज आज के संयुक्त मीटिंग के जो अध्यक्षता कर रहे हैं, अध्यक्षता की आसंदी पर आसीन हमारे आदरणीय माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, मैं पूरे आदर के साथ आपको ससम्मान आमंत्रित करता हूं कि आज के अध्यक्षता प्रबोधन करने का दया करेंगे आदरणीय बादल साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। आज के सभी वक्ताओं ने आगामी समय में संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम है उनकी तैयारी से संबंधित रूपरेखा सबके समक्ष प्रस्तुत की है। और संचालक जी ने जो खुशी जाहिर की है कि राष्ट्रीय अधिवेशन अगर नागपुर की धरती पर होता है तो बड़ा संदेश जाएगा। मैं निवेदन के साथ बताना चाहता हूं कि 2013 का राष्ट्रीय अधिवेशन ऊंट खाना नागपुर में बड़े पैमाने पर एक बार हो चुका है। उसमें 4 स्क्रीन लगी हुई थी। पब्लिक इतनी थी कि सीधे मंच से आचार्य जी के और मंचासीन साथियों के वक्तव्य को नहीं सुन पा रही थी। तो बीच में 4 स्क्रीन भी सेट की गई थी अलग अलग, और बहुत बड़ा भव्य हुआ था। इस बार की आपकी खुशी को मैं और वो कर देता हूं कि आपने खुशी जाहिर क्यों की है। ये दशहरे पर कार्यक्रम होने जा रहा है जिसे हम विजयदशमी बोलते हैं, अशोक विजयदशमी। अशोक विजयदशमी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जो स्थापना दिवस है, जिसको हम शुरू से ही 3 दिवस का मनाते चले आ रहे हैं, 12, 13, 14 को, उसी 12 अक्टूबर 2024 को अशोक विजयदशमी और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के दोनों तिथियां लगभग समान होने के कारण, दोनों दिनांक एक समान होने के कारण ये बड़ी खुशी का माहौल है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सोचा है, उनकी सोचने के तरीका बहुत ब्रॉड माइंड से वो सोचती हैं। और थोड़ा फ्लैशबैक में हम जाते हैं तो 1935 में एबला की धरती से जो बाबा साहब का घोषणा हुआ था कि मैं आगे अब हिंदू रहकर जीना नहीं चाहता, अब मैं आगे परिवर्तन लाऊंगा, परिवर्तक के तौर पर उनके विचार आए हुए थे। और उन्होंने देखा था कि जो तथागत ने सम्यक दृष्टि में कहा है कि ये संसार एक काल कोठरी में फंसा हुआ है, मैं इसको निकालना चाहता हूं। ये सम्यक दृष्टि में मेंशन है, इसको हम पढ़ सकते हैं। इसी को बाबा साहब ने और आगे बढ़ाते हुए वो मैदान में आए। उन्होंने सोसाइटी को डिफेंस भी किया और सेंटर के प्लेयर भी रहे और फॉरवर्ड के प्लेयर भी रहे। सभी भूमिकाओं में
बाबा साहब ने ऑल इन वन की भूमिका निभाई और जो बुद्ध के जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो कार्य थे, वो पूरे उन्होंने 1935 से लेकर और 1956 तक निभाए और संविधान में उनको लिखा। 1935 से ही बाबा साहब ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया था। 1936 में जो लाहौर में अधिवेशन होने जा रहा था, वो बुक्स सबके सामने निकल के आई है, उसका अध्ययन नहीं करते। लगभग 190 पेज उस पुस्तक में है, 189 के आसपास। तो जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट थी वो 1936 में आई। फिर 1936 में महार परिषद में सिर्फ महारों के लिए वो भाषण था। 31 मई 1936 को महार परिषद का जिसे भाषण बोलते हैं, इसी को मुक्ति कौन पते का मार्ग भी बताते हैं और अम्बेडकराइट डे भी इसे कहते हैं। ये दो 1936 में बाबा साहब के द्वारा जो दो बड़े कार्य किए गए थे, इनको हम नहीं अपना रहे। और जो आखिरी का उनका जो मार्ग उन्होंने दिया 1956 में, उस मार्ग के जो 21वीं प्रतिज्ञा है, उसमें उन्होंने कहा कि आज से मेरा नया जन्म हो रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हम पुराने जन्म में ही जी रहे हैं। बाबा साहब के एवला के भाषण को भी नहीं अपना रहे, बाबा साहब के एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को भी अपनाने में आनाकानी कर रहे हैं, मुक्ति कौन पते को भी अपनाने में आनाकानी कर रहे हैं और जो 1956 का नया जन्म का उन्होंने जो मार्ग दिया उसको भी अपनाने में हम थोड़ा पीछे हैं। तो जो बाबा साहब ने एक और किताब लिखी थी मराठी में और इंग्लिश में, मी अंबेडकर कैसे केले, और इंग्लिश में बैटिंग फॉर माय वीजा। तो उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं अंबेडकर ऐसे ही नहीं बन गया एक दिन में, इसके पीछे लंबा संघर्ष है, लंबी लड़ाई लड़ी है, तब मैं भीमराव सकपाल से डॉक्टर अंबेडकर बना हूं। इसको आप पढ़ें जरूर, इसको आप जरूर देखें। तो हमारे जो बाबा साहब के कार्य थे, उन्हीं कार्यों को मानवर कांसीराम साहब ने डिफेंस में भी आकर गोल को बचाया, फॉरवर्ड में आकर उन्होंने गोल को मारा और सेंटर में आकर भी प्लेयर की भूमिका अदा की। उन्हीं के पद चिन्हों पर और कार्यकाल को अपनाकर चलने वाले हमारे संस्थापक माननीय धर्म प्रकाश भारती साहब अब इस बात की खोज कर रहे हैं कि सच्चे और अच्छे मित्रों की पहचान करके हमें निर्माण की प्रक्रिया से एक एक व्यक्ति को खड़ा करके समाज सोसाइटी के सामने लाना है। जो बहिष्कृत समाज थी, जिस बहिष्कृत समाज को बाबा साहब मुख्य भूमिका में लाना चाहते थे, उनको संविधान से जो सुविधाएं मिली, फैसिलिटीज मिली, उनको पाकर वो ये समझ गए कि अब इससे आगे कुछ नहीं है। जबकि उद्देश्य बाबा साहब का ये नहीं था कि आपको सुविधाएं देकर यहीं छोड़ दिया जाए। उनका उद्देश्य था कि आप इस देश के शासनकर्ता जमात हैं और आप अपने इतिहास को जानिए। इसकी घोषणा उन्होंने 13 अक्टूबर 1956 को कर दी थी, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि बाबा साहब, आप अगर आपके समाज को बौद्ध बना देंगे तो इनका जो आरक्षण है वो चला जाएगा, फिर इनकी बड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। तो बाबा साहब ने कहा कि आप भी तो बगैर आरक्षण के जी रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि मेरा समाज भी बैसाखियों के साथ चलता रहे? मैं मेरे समाज को बैसाखियों के साथ चलाना नहीं चाहता, मैं मेरे समाज को दौड़ाना चाहता हूं। तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रू एंड गुड फ्रेंड्स जो कार्यकर्ता हमारे इसके फ्रेंड्स धम्मा के होंगे, फ्रेंड्स हमारे बुद्ध के होंगे, फ्रेंड्स हमारे करुणा के होंगे, फ्रेंड्स हमारे संघ के होंगे, उनको आगे लाकर हमें जो मुख्य भूमिका है उसमें लाकर इस मंशा को पूरा करना है। अब इसमें दो प्रकार के सीलों के मित्र हमारे साथ आ जाते हैं। एक तो दुष्सील वाले जो मित्र हैं और लंबे समय से चली आ रही मैत्री को भी कुल में वो विघटन पैदा कर देती हैं, जिनकी सील अच्छी नहीं है, जो हमारा कुल है उसको नष्ट कर देती हैं, धूमल करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे दुष्सील
साथियों से हमको थोड़ा दूरियां बनाना है। मानवर साहब कहते थे कि उलझे हुए लोग कभी सुलझे हुए काम नहीं कर सकते, तो हमें सुलझ के रहना है, उलझने नहीं है आपस में। दूसरे आते हैं सुशील और नए मित्र ऐसे हैं जो परंपरागत रूप से अपने पुराने संबंधों में ही नए संबंध बनाकर उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। ये दो प्रकार के सील से आधारित मित्रताओं की आइडेंटिफिकेशन की कहा है। लेकिन जो गुड नेचर के उत्तम प्रकृति के फ्रेंड हैं, वह संकट के काल में कोऑपरेटिव सहकारी बनकर समाज के साथ खड़े रहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं और संगठन को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। ऐसे कार्यकर्ता आने के कारण कभी भी योग्य के ऊपर अयोग्य व्यक्ति नहीं थोपे जा सकते और जल्दबाजी में बगैर निर्माण की प्रक्रिया से अगर हमने कार्यकर्ताओं का सिलेक्शन किया तो फिर योग्य के ऊपर अयोग्य व्यक्ति कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे और अपने अपने तरीके से संगठन में विचलन पैदा करते रहेंगे। इस प्रकार से आगे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कोई विसंगति ना आए, इसलिए साहब ने जो नागपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे भोपाल है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है, यहाँ ये कार्यक्रम बड़ी तेजी से लगेंगे क्योंकि हमें यहाँ से ज्यादा संख्या में नागपुर की धरती के लिए साथी निकालना है और यहाँ मिशन और आंदोलन चलते ही रहते हैं। मध्य प्रदेश में तो बाबा साहब का मात्र जन्म हुआ था, उनकी कर्म भूमि बॉम्बे रहा है, गुजरात रहा है, दिल्ली रहा है। यहाँ से और यहाँ के साथियों ने बाबा साहब के कार्यों को बहुत ज्यादा तरीके से देखा है। मध्य प्रदेश तो मात्र बाबा साहब की जन्मभूमि है और यहाँ ज्यादा बाबा साहब के कार्य उस तरीके से नहीं रहे जिस तरीके से दिल्ली और बॉम्बे में और गुजरात में बाबा साहब के कार्य रहे हैं। तो इन कार्यों को पूरा करने के लिए जो जवाबदारी सौंपी गई है, आज के जो महाराष्ट्र के साथी हैं हमारे, वो पूरे देश को बाबा साहब के बारे में जितना अच्छा बता सकते हैं, बुद्ध के बारे में जितना अच्छा बताने के साथ साथ करने को भी उदाहरण पेश कर सकते हैं, उतना अच्छा और कहीं से नहीं मिल सकते। झारखंड में आंदोलन है, एक ट्राइबल के जो आंदोलन थे वो ट्राइबल के आंदोलन झारखंड के और छत्तीसगढ़ के साथियों ने देखे हुए हैं, इसलिए यहाँ से ज्यादा आंदोलन खड़े किए जा सकते हैं। मानवर कांसीराम साहब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ज्यादा कार्यक्रम देते थे, उनको पता था कि यहाँ से आंदोलन को खड़ा किया जा सकता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम तीनों प्रदेश के साथी जो आगामी कार्यक्रम है उसमें अच्छे से चर्चा करेंगे और साहब के द्वारा दिए गए निर्देशों को हम सुनेंगे और मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है और अगर साहब जुड़े हुए हैं तो संचालक जी से मेरा निवेदन है इस शेष समय साहब को भी हम ले सकते हैं, साहब अगर जुड़े हैं तो। जय भीम, नमो बुद्धाय। जी जी जी, जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से संयुक्त मीटिंग के सभी वक्तागण मुख्य अतिथियों की बातों को समराइज करते हुए और आगामी कार्यक्रम की मतलब प्रकाश डाला है और कुछ ऐतिहासिक बाबा साहब के जीवन संघर्षों उनके बातों को भी रखते हुए आपने बहुत